अच्छा ओके, आज जो है हम हमारा जैसे केमिस्ट्री का जो सारा सिलेबस था वो कवर हो गया था। अब हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो जाए। यह आपके पास NAD रिक्रिएशन केमिस्ट्री है, ठीक है। NAD के MCQs हैं आपके, सही है, 30 जुलाई 2022 के, सही है। यहाँ पर देखिए पहला MCQs क्या कहता है, फार्मूला मास ऑफ NaCl किसका कहा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास क्या है। मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाते हुए एक चीज़ बताई थी कि बेटा जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, NaCl क्या है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल्स का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, क्रिस्टल का क्या होता है, फार्मूला मास होता है, ठीक है। अब हम इसका फार्मूला मास कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है सोडियम का मास हमारे पास कितना होता है 23, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, हाँ भाई 35 होता है ना, 35.5 ऐसे कुछ होता है। आप इसको ऐड कर लें, 23 के अंदर ऐड करें 35 को, 5 3 8 2 3 58, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें आपको ऑप्शंस क्या दिए गए, 28 ग्राम्स पर मोल, 58.44 ग्राम्स पर मोल, 36 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम्स पर मोल। तो आपका आंसर क्या होगा, 58.44 ग्राम्स पर मोल। नाउ अब आपको ये बात समझ आई कि अगर हमें किसी का फार्मूला मास निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई, दूसरे MCQs देखें, NaCl इज़ डैश कंपाउंड। NaCl आपके पास कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट, पोलर, आयनिक या नन ऑफ दीज। देखो कोवेलेंट तो ये हमारे पास है ही नहीं, सही है, तो B को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, D भी नहीं है हमारे पास। अब NaCl हमारे पास आयनिक है या पोलर है, देखो ये हमारे पास पोलर नहीं है। क्यों पोलर नहीं है, हमने पढ़ा था कि पोलर के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, वो हमारे पास 1.5 से कम आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो NaCl क्रिस्टल होता है इसके अंदर कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करते हैं। तो C भी जो चार्ली है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, A आयनिक, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। देखिए मैं MCQ जब सॉल्व करवाती हूँ ना, मैं ऐसे नहीं करवाती कि बस MCQs को रीड किया और उसका आंसर बता दिया, नो, मैं बताती हूँ कि अगर इस MCQs का आंसर ये नहीं है, ये ऑप्शन क्यों नहीं इसका आंसर हो सकता है, ये ऑप्शन क्या कहता है, ठीक है। देखो MCQs नंबर 3 देखें, रियल गैस लॉ ओबेस, रियल गैस लॉ हमारे पास कौन सा लॉ ओबे करता है, क्या वो बॉयल्स लॉ को ओबे करता है या एवोगाड्रोस लॉ को ओबे करता है या ग्राम्स लॉ को ओबे करता है। बॉयल्स लॉ आपको पता है, बॉयल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हमारे पास आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रियल गैस जो है ना वो हमारे पास ओबे करता है कौन से को। देखो अगर इसका आंसर A नहीं है तो क्या B इसका आंसर होगा, एवोगाड्रोस लॉ, नहीं, क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ में हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करते हैं। तो क्या C होगा, नहीं, इसके अंदर हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया, इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। तो फिर रियल गैस लॉ ओबे किसको करता है, बेटा ये आइडियल गैस लॉ को ओबे करता है। हम लोग जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आइडियल गैस लॉ क्या है, ये ऐसा गैस लॉ है जो हमने अज्यूम किया हुआ है, एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने अज्यूम किया हुआ है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। हमारे पास आइडियल गैस लॉ जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमने एक चीज़ सोची हुई है ताकि अगर हमारी गैस है हम उसको आइडियल गैस लॉ के पोस्टुलेट से कंपेयर कर सकें और हमारे पास एक अच्छी आइडियल जो भी चीज़ हम गैस की फॉर्म में चाह रहे हैं वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। इसमें आपने कार्नोट इंजन पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। मैं इस MCQs को वहाँ पर क्यों रिलेट कर रही हूँ, मैं बेसिकली आपको वर्ड आइडियल और ये जो कि हम आइडियल से ही क्यों हम इसको रिलेट कर रहे हैं जबकि आइडियल तो एग्जिस्ट नहीं करता। देखो कार्नोट इंजन हमने पढ़ा था, हमने देखा था उसकी एफिशिएंसी 100%। क्या आज तक हमारे पास कोई मशीन ऐसी बन के आई है कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, नो।
तो हम लोग कार्नोट इंजन को पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वो एक आइडियल है, हम चाहते हैं, ये हमारी चाहत है कि हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे पास मशीन है, जो भी हमारे पास इंजन है, वो कैसा काम करे, वो आइडियली काम करे, यानी कि उसके अंदर वो हमें काम ज़्यादा दे, उसका हीट का लॉस कम हो, वो ख़राब भी ना हो। ठीक है, तो हम हमेशा कोई भी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है और हमें उसके ऊपर वर्क करना है, हम कोई चीज़ बनाना चाह रहे, तो हम अपने ब्रेन में पहले एक आइडियल चीज़ सोच लेते हैं, फिर हम उससे कंपेयर करके अपनी चीज़ को बनाते हैं। तो चाहे हमारी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होगी, बट एटलीस्ट किसी न किसी दफ़ा, किसी न किसी टाइम वो 99% एफिशिएंट तो होगी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आइडियल गैस लॉ कहता क्या है? देखो, आइडियल गैस लॉ हमें क्या कहता है? आइडियल गैस लॉ हमें कहता है कि जो भी हमारे पास जो भी गैस हो ना, हाँ बिल्कुल, रियल गैस जो है ना वो आइडियल गैस लॉ को ओबे करती है। और हमारे पास आइडियल गैस लॉ क्या कहता है? आइडियल गैस लॉ हमें कहता है कि आपके पास कोई भी गैस हो ना, उसका प्रेशर लो होना चाहिए और उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्यों? अगर प्रेशर लो होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पास क्या होंगे, वो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम आएंगे। ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन, टकराव अफेक्टिव होगा। तो आइडियल गैस लॉ हमें अगर हमें पूछूं भी कि आइडियल गैस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, तो वो हमें कहती है कि हमारे पास प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए, और हमारे पास टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, गेटिंग? Now look at MCQs number 4. Formula of dimethyl ether is, क्या कहा जा रहा है आपको कि डाईमिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, डी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये एल्डिहाइड को शो करता है, डी को हटा दो। सही है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 क्या करना शुरू करते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स है ना उनको ओपन करके बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए वाले को देखो, इसके अंदर 2 कार्बन है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बना रही हूँ। हाइड्रोजन कितने? 5 और 1 ऑक्सीजन है। इस कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन को लगा दिया, इस कार्बन के साथ मेरे पास लग गई हैं 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो मेरे पास, इस कार्बन को मैं बना देती हूँ किसी और कलर से ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ये जो ग्रीन कलर का कार्बन है बेटा, इसका देखो जो ऑक्टेट रूल है वो फुलफिल हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बचे हैं? 2। तो हमने उन 2 को लगा दिया इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है? अब हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास के जो दोनों कार्बन है, इन दोनों के ऑक्टेट रूल क्या हो रहे हैं? फुलफिल हो रहे हैं। और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कैसा बॉन्ड आ रहा है? सिंगल। क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना है? जी बताएं, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना है या नहीं? जी समझ आया? ये जो C2H5O है, ये क्या है हमारे पास? ये इसके यहाँ पे इस वाले कार्बन के जो दूसरा कार्बन है उसके भी ऑक्टेट रूल फुलफिल है। ये जो ये वाला कार्बन है इसके भी ऑक्टेट रूल फुलफिल है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ये बात मैंने आपको बताई और प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? देखो, 2 कार्बन है तो ईथ, और हमारे पास इसको इथेन बोलना चाहिए था। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह एक और हाइड्रोजन होता तो ये मेरे पास इथेन होता, लेकिन ऑक्सीजन है तो ये मेरे पास क्या हो गया है? ईथ ऑक्साइड। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करता है? किसी भी पॉजिटिव आइन को अपने पास अट्रैक्ट करता है। जैसे कि सोडियम पॉजिटिव आइन है, इसने इसको अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सोडियम ईथ ऑक्साइड। ये इसलिए बता रही हूँ कि तुम लोगों को कभी भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर देके पूछ सकते हैं इसका नाम क्या है, तो पता होना चाहिए इसका नाम ईथ ऑक्साइड है, और कैसे रखा गया है नाम ये भी पता होना चाहिए।
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ईथ ऑक्साइड है और हमसे क्या कहा गया, हमें फार्मूला बताना है डाईमिथाइल ईथर का, तो ये तो हमारे पास है नहीं। अब हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं, ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। ए भी कट हो चुका है, बी भी कट, डी भी कट हो चुका है क्योंकि डी क्या था, एल्डिहाइड था। बी वाला ऑप्शन देखें, वैसे तो ये भी आंसर नहीं है बट स्टिल हम लोग इसके बनाते हैं 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 4, मैंने इसके साथ बना दिए 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन सॉरी। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन ये रहा और यहाँ आ गया ऑक्सीजन, सही है। अब आप देखें जो आपके पास, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि तुम लोग को मेरी बात समझ आए। जो रेड कलर का कार्बन है उसका ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं है, उसका एक बॉन्ड अभी भी खाली है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये मुझे बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हाँ भाई बेटा एल्डिहाइड है, मुझे कैसे पता है ये एल्डिहाइड है, लुक एट दिस, COH क्या बताता है कि भाई एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो ये क्या हो गया, मिथाइल एल्डिहाइड हो गया। या मैं इसको सिंपली क्या कहते हैं, इथेनॉल कह सकती हूँ, हाँ भाई कह सकती हूँ, 2 कार्बन वाला इथेनॉल है, क्लियर है अभी बात। तो ये भी मेरे पास नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा सी, ठीक है, आंसर क्या होगा, सी के स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3, ये 6 हाइड्रोजन आ गए। ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, क्वेश्चन होता है ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, बेटा ऑक्सीजन आएगा सेंटर में, सही है। इसीलिए तुम लोग को प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि तुम लोग को समझ आए। देखो ये ऑक्सीजन है सेंटर में, इसके एक तरफ कार्बन और इसके दूसरी तरफ भी कार्बन। अब ये जो दोनों कार्बन है ना, इन दोनों के पास 3 हाइड्रोजन मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा ग्रुप बन रहा है, ROR, ईथर है, ये है कि नहीं, दोनों तरफ क्या मौजूद है, मिथाइल, तो डाईमिथाइल ईथर हुआ कि नहीं, हाँ भाई समझ आया या नहीं, चार्ली इसका आंसर हो गया। अगला देखो, फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो चार्ली ऑप्शन को हटा दो, हम लोग MCQs नंबर 5 की बात कर रहे हैं। KMNO4 तो इथेनॉल का वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा भाई हम देखते हैं फिर इसको C2H6OH, क्या ये है इसका फार्मूला, नहीं ये भी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ज़रा देखो, क्या इसका स्ट्रक्चर सही ड्रॉ हो रहा है आप लोग के पास, नहीं सही ड्रॉ हो रहा होगा। क्यों, ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं। 2 कार्बन है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है। ये अगर यहाँ पे दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ गया, मैं ऐसे करके लिख रही हूँ सिंपल, ठीक है। इनका तो ऑक्टेट रूल फुलफिल है, तो ये OH ग्रुप कहाँ लगेगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन किसी के पास से जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास से एक हाइड्रोजन चला गया और ये हो गया CH2, तो इसके साथ एक OH लग सकता है क्योंकि इस कार्बन के पास एक स्पेस खाली हो गई है, ठीक है। अब ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें तो कोई स्पेस खाली ही नहीं है, तो इन्होंने कैसे C2H6OH लिख दिया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कट कर दो। ये देखो ज़रा डी वाला C2H5OH, एक हाइड्रोजन कम है, हो गया इथेनॉल। पहले वाला ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, डी आंसर हो गया। अगर आपने इसका फॉर्मूला भी याद रखा हुआ हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इस तरह से होता है CnH2n-1OH, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन क्या कितने हैं, 2, n की वैल्यू है 2। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, CnH2n-1OH, क्या यही फार्मूला होता है। अगर नहीं याद ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है। n की जगह पे लिखा 2,
हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 -1 OH, ये क्या हो गया मेरे पास C2, 2 2 ज़ा 4, 4 -1 OH। अच्छा, अगर 4 -1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक हो गई, ये CnH2n+1 होगा। ठीक है, CnH2n+1। अब ये मेरे पास क्या फार्मूला आ गया, C2H5OH। हाँ भाई, ये फार्मूले से समझ आ गया मैंने कैसे किया सॉल्व। चाहो तो फार्मूले से करो, चाहो तो स्ट्रक्चर बना के ट्राई करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपकी प्रैक्टिस आप लोगों को इस टाइम परफेक्ट बनाएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना दिमाग को चलाओगे, उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। मैंने तुम लोगों को फार्मूले में प्लस माइनस की गलती करके क्यों दिखाई बेटा, इसलिए दिखाई कि अगर आप एक मेथड से ट्राई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसका फार्मूले से भी सॉल्व हो सकता है और आपको फार्मूला सही नहीं आ रहा, तो जो फार्मूला आ रहा है ना उसको तो लगा के देखो, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपने फार्मूले में कहाँ गलती करी है। जब मैंने लगाया तो मैंने देखा मेरे पास क्या आ रहा था, C2H3OH। मैं समझ गई कि यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। क्लियर? MCQ नंबर 5 क्लियर हुआ कि नहीं? अगर तो आपने लेक्चर्स अच्छे से लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हलवा है इस टाइम। MCQs नंबर क्या कहते हैं 6 देखिए, क्या कहता है आपको, बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर। बेकलाइट क्या है, बेकलाइट आपके पास एक पॉलीमर है मेड बाय 2 मोनोमर्स। एक पॉलीमर है जो 2 मोनोमर्स के ज्वाइन होने से बनता है। बेकलाइट आपको कहाँ देखने में मिलता है बेटा, आपके फ़ोन के कवर्स है, ये बेकलाइट के बने हुए होते हैं। सही है, ये बेकलाइट एक किस्म का प्लास्टिक होता है। ये आपके पास किससे बनते हैं बेटा, ये आपके पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये आपके पास फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के ज्वाइन होने से बनते हैं। एक मोनोमर फिनोल का हो, एक मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड का हो, तो हमारे पास जो बनता है स्ट्रक्चर वो होता है बेकलाइट। फिनोल हमारे पास कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो बेंजीन की रिंग होगी, उसके ऊपर मौजूद होगा OH ग्रुप, इसके साथ आप रिएक्ट करवाओ फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास क्या आ जाता है, वही CHO वाला ग्रुप। इससे रिएक्ट करके जो भी आपके पास बन के आएगा वो आपके पास क्या होगा, बेकलाइट होगा। क्लियर है, आसान। बाकी फॉर्मल्डिहाइड, ईस्टर, कीटोन और फिनोल ये सब हो ही नहीं सकते। ये आपका पूरा एक रिएक्शन है। आप अपना केमिस्ट्री चैप्टर 6 खोलें, ओपन करें, वहाँ पर ज़रा देखिए जहाँ पे मोनोमर्स और पॉलीमर्स आपको दिए हुए, तो वहाँ पे आप देखें कंडेंसेशन वाला जो है मोनोमर्स और पॉलीमर्स बनाने का तरीका, मोनोमर्स बनाने का और पॉलीमर दोनों बनाने के तरीके हैं कि मोनोमर से कैसे पॉलीमर बनता है और पॉलीमर से कैसे मोनोमर बनता है। इसमें आपको फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की एग्जाम्पल दी हुई है। बुक को खोला होगा तो मेरी बात समझ आ रही होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑल एक्सेप्ट। MCQs नंबर 7 देखें, आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सभी है, वो बेंजीन में भी सॉल्युबल है, वो पेट्रोलियम में भी सॉल्युबल है, वो ईस्टर में भी सॉल्युबल है, लेकिन वो वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है। वाटर तो हमारे पास क्या होता है, वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर में तो सॉल्युबल होना चाहिए। देन व्हाई नॉट, हम क्यों कह रहे हैं कि एक्सेप्ट। बेटा मैंने एक लॉ तुम लोगों को पढ़ाया था, क्या, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी को डिज़ोल्व करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं नेचर में, याद रखना, ये होते हैं नॉन पोलर, ठीक है, और ये ईस्टर, बेंजीन, पेट्रोलियम ये सब भी कैसे हैं, नॉन पोलर। और वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल हो सकता है, नो। वाई, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, क्या, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी को डिज़ोल्व करेगा। क्लियर, हाँ भाई, ये वाला MCQs क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर MCQs, फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। बेटा मैंने आप लोगों को फार्मूलाज का एक चार्ट दिया था,
आप लोगों को पता है ये Na2CO3 जो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जो ऑप्शन ए है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो आपके पास आंसर होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, ये सोडियम कार्बोनेट है। नाम याद रखना, MCQs में कहीं पे भी पूछा जा सकता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना, ये हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रही होती है, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। तो ये भी नहीं है आंसर। ये जो बी है ना, ये आपके पास किसका फार्मूला है? बेकिंग पाउडर का। और इसको हम एक और चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? देखो, एक MCQ से 1000 MCQ सॉल्व करो, एक MCQ से 1000 MCQ सॉल्व करो, 1000 कंसेप्ट अपने बिल्ड करो, ठीक है। अच्छा भाई, अगला देखो, अनदर नेम ऑफ मीथेन इज। मीथेन का दूसरा नाम क्या है? क्या मीथेन का दूसरा नाम अमाइड है? नहीं। क्या मीथेन का दूसरा नाम ओजोन है? नहीं। ओजोन तो हमें पता है O3 गैस होती है। तो क्या मीथेन का दूसरा नाम इथाइलिन है? नो। इथाइलिन क्या होता है बेटा? इथाइलिन में क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। इट मीन्स कि इथाइलिन जो है वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ईन फैमिली से है, अल्कीन फैमिली से है। और मीथेन कौन सी फैमिली से है? अल्केन। तो क्या इथाइलिन आंसर हो सकता है? नो, ये तो अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला है, और मीथेन के पास सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, मार्श गैस। अब मार्श गैस क्यों नाम है? क्योंकि बेटा मीथेन हमें दलदली इलाकों से मिलती है। दलदली इलाके होते हैं ना, मार्शी प्लेसेस, वहाँ से मिलती है। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? आई नो कि 9 MCQ सॉल्व करने में ही हमारे काफ़ी टाइम लग गया है, 22 मिनट लग चुके हैं, लेकिन बेटा कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा स्लो लेके चल रही हूँ। सही है? फार्मूला ऑफ अमाइड। अमाइड का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो चार्ली ऑप्शन को देखो, सी तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है? OH, हाइड्रोक्साइड। ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। ये कौन सा ग्रुप होता है ज़रा मुझे बताओ। अब ये एल्डिहाइड नहीं है, जिसने इसको एल्डिहाइड बोला वो पिटेगा। हाँ भाई, कौन सा ग्रुप है ये? बेटा यहाँ पर देखें, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो यहाँ पे इसका एक बॉन्ड खाली है, ये खाली है, तो यहाँ पे यकीनन दूसरा कार्बन आके अटैच होगा, यहाँ पे यकीनन R आके अटैच होगा। हमने कार्बोक्सिलिक फॉर्म का पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक में हमारे पास क्या होता है? RCOOH। तो ये C हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसको हमने हटा दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स MCQs नंबर ऑप्शन नंबर बी। ये भी आंसर नहीं है। क्यों? कार्बन, इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल। अब ज़रा बताओ, और यहाँ पे कोई भी R या हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। अगर इन केस यहाँ पर R आता है तो ये आपके पास क्या होगा? और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आता है तो ये आपके पास क्या होगा? जल्दी से मुझे इस चीज़ का आंसर कीजिए। देखें, ये हमारे पास होता है एसीटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एसीटाइल ग्रुप। अक्सर आपने अगर बेंजीन के नोमेनक्लेचर्स किए होंगे, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कहा था करिएगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बेंजीन रिंग के साथ ये ग्रुप अक्सर अटैच होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? एसीटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। इसके साथ इसके चौथे ये जो बॉन्ड खाली है ना, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। बेंजीन भी आ सकता है, R भी आ सकता है, RH भी आ सकता है। अब ये आप लोग खुद खोलें और सोच के लिखें कि अगर एसीटाइल के साथ यहाँ पर ये जो जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क बना रही हूँ, यहाँ पे अगर R आ जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन आ जाए तो क्या होगा? और अगर बेंजीन रिंग आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए देखें, ये भी आंसर नहीं है। क्यों? कार्बन, उसके ऊपर ऑक्सीजन और ये NH। ये कौन सा ग्रुप है? अगर ये अमाइड वाला ग्रुप नहीं है तो कौन सा है?
बेटा ये हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें फार्मूला लिखना है अमाइड का, तो फार्मूला अमाइड का लिखने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, CONH2, ठीक है। अमाइड का फार्मूला क्या होता है, CONH2। क्या आपको किसी भी ऑप्शन में ये देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, D। तो हमने इस MCQ से क्या सीखा, हमने इससे फार्मूला ऑफ अमाइड देखा, हमने इससे कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप देखा, हमने इससे एसिटाइल देखा, और हमने इसमें ये देखा कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर उसके पास एक हाइड्रोजन और होता तो वह हमारे पास क्या होता, अमाइड। सही है। इसमें मैंने आप लोग को ऑप्शन बी से एक दिया हैगा, आप लोग खुद इसको करके लिखिएगा, चाहें तो अपने कमेंट्स में जैसे दिल से आपको लिख दिएगा कि एसिटाइल के साथ अगर R लगाते तो क्या होता है, एसिटाइल के साथ हाइड्रोजन लगाते तो क्या होता है, एसिटाइल के साथ बेंजीन लगाते तो क्या होता है, ठीक है। अगर आप गलत बताएंगे तो फिर मैं खुद ही बता दूँगी, ठीक है। वीडियो आपकी ड्राइव पे भी अपलोड होगी तो वहाँ पे भी मुझे बता दिएगा, सही है। अच्छा भाई, अगला MCQs देखें। आपसे कहा गया है बफर सॉल्यूशन इस, बफर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या वीक बेस, वीक एसिड या कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड। सबसे पहले तो मुझे बताओ बफर सॉल्यूशन है क्या, ये छोड़ दो कि वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। हमारे पास MCQs है कंपोजिशन का, मैंने ये पूछा है कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, इसका काम क्या होता है। हाँ भाई, बफर सॉल्यूशन क्या होता है जी उस्मान। देखो मैं बता रही हूँ, बफर सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और आप उसके अंदर एसिड और बेस डालो, ठीक है। अगर एसिड डालो तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए, बेस डालो तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो इस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए कि अगर आपके पास किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने एसिड या बेस डाल दी, तो इस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए कि वो और ज़्यादा एसिडिक या बेसिक ना हो, बफर सॉल्यूशन क्या करता है, इसको रेजिस्ट करता है। यानी आप अगर कोई भी एसिड या बेस डालोगे तो वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देगा, सही है। अब वीक, ये हमारे पास किस पे कंपोज होता है, ये हमारे पास वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस पर कंसिस्ट होता है। पहले मैं अगर आपको ये वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको ये जो CONH2 है ना, इसका वो दिखा रही हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह से है आपके पास। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ गूगल की, देखिएगा आपके पास शो हो रही है नहीं।